नमस्कार सभी साथियों को। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज। पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों, आज जो आप सीखने जा रहे हैं वो एक ऐसा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसको सीख करके आपको एक अलग अनुभूति, एक अलग जो है वो ज्ञान के चक्षु खुलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है चेंज इन इकोनॉमिक्स, या फिर हम कहें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही डेटा लेकर के हम आए हैं जिस डेटा से हम समझेंगे कि कब एक इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेयर बढ़ जाता है। ये जो डेटा है वो कल वाला ही डेटा है जिसको हमने मोस्फी की जो साइट है वहां से डाउनलोड किया है। आप भी वहां जा करके इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो ईयर दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो ईयर दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो 17, 18, 19, 20, 20, 21 आपको ये 3 ईयर जो देखने को मिल रहे हैं। PFCE क्या है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। GFCE क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। तो यानी कि ये जो है आपका प्राइवेट कंजप्शन है, ये जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि हमने जीडीपी को क्वार्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि हम क्वार्टर 1 को इस क्वार्टर 1 से जो है वो कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, ना कि हम क्वार्टर 1 को क्वार्टर 2 से चेक करेंगे, ठीक है ना। और ना हम यहाँ इस क्वार्टर 1 को जो है वो यहाँ क्वार्टर 2 से चेक करेंगे, नहीं। हमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम क्वार्टर 1 को चेक कर रहे हैं तो क्वार्टर 1 के साथ में ही देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 17-18 का जो क्वार्टर 1 है उसमें अगर आप प्राइवेट जो कंजप्शन है वो देखते हैं तो आप देखते हैं कि 17,63,000 करोड़ रुपया जो है अप्रोक्स आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक है ना। 17,63,225 करोड़ रुपया, ठीक है ना। जो रुपी है वो करोड़ में है, तो इतना जो है वो प्राइवेट कंजप्शन कर रहा था, और गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही थी 3,63,307 करोड़ रुपया, ठीक है। तो 2019 में अगर हम देखें क्वार्टर 1 में, तो इसका जो फाइनल जो कंजप्शन है यानी कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो बढ़ा है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20,08,913 करोड़ रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि 17, 18, 18, 19 है ना, और 19, 20 आप इन ईयर में जब देखते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो साल थे वो चल रहे थे। तो जब नॉर्मल साल जब होते हैं या इकोनॉमी जब नॉर्मल फेज में होती है तो आपका जो कंजप्शन है, प्राइवेट कंजप्शन है, वो इंक्रीज होता है, ये आप ध्यान करेंगे, ठीक है। तो 19-20 के आप देखते कि 19-20 के अंदर जो है जाते जाते आपका कोविड-19 जो है वो आ गया था, क्योंकि आपकी जो है लास्ट में कोविड-19 आया। तो 2020 के मार्च 2020 के आसपास आपको जो क्वारंटाइन का जो समय था, यानी कि जहां पर आपने देखा था कि मोदी सरकार ने सारे ही देश को है जो है वो बंद कर दिया था, सारी कंपनियां जो है वो बंद कर दी थी, ठीक है। तो वो सिचुएशन आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना कि 19-20 में जो पहला क्वार्टर है उसके अंदर जो प्राइवेट कंजप्शन है वो आपका है 20,08,913 करोड़ रुपया, ठीक है। 20-21 में कितना है, देखिए क्वार्टर 1 15,48,749, यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर जो डिफरेंस है, मोटा मोटा डिफरेंस अगर आप कहेंगे तो 5 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है ना। 5 लाख करोड़ रुपए जो है वो कम हो गए, यानी कि कम खर्चा किया है लोगों ने। क्यों कम किया है? क्योंकि यहां पर जो है वो कोविड-19 की सिचुएशन थी, ठीक है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में, जब भी किसी देश में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अभी जो है आपने महामारी के तौर पे कोविड-19 को देखा, ऐसे ही वॉर सिचुएशन, जैसे रसिया और यूक्रेन में अभी वॉर सिचुएशन आ रही है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं वॉर सिचुएशन होती है। या कुछ और जो प्रॉब्लम है, जैसे आप पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उस वजह से भी आप वहां पर जो है ऐसी सिचुएशन देख पा रहे हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है
तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है आपके प्राइवेट जो कंजप्शन है उसके ऊपर पड़ता है, और प्राइवेट कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। तो प्राइवेट कंजप्शन और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम होते चले जाते हैं। तो जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपका प्राइवेट कंजप्शन और आपका जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम हो रहा हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल हो जाता है। तो यहां से हमने क्वेश्चन बनाया था कि देखिए 2019-20 में ये आपका जो है वो कंजप्शन था प्राइवेट कंजप्शन, लेकिन गवर्नमेंट का अगर आप एक्सपेंडिचर देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो है 3,79,819 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये जो 3,79,000 करोड़ रुपया है, ठीक है ना, तो जो करोड़ रुपया है ये आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 2019-20 में। लेकिन आप अगर 20-21 में देखेंगे तो जहां आपका प्राइवेट कंजप्शन जो है वो कम हुआ है, वहीं आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, वो आपका बन गया 4,13,000, ठीक है ना, 4,13,000 करोड़ रुपया। यानी कि लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो 20 और 40 हजार रुपए जो है वो 30,000 करोड़ रुपया का खर्च जो है वो प्लस में दिखता है ना। यहाँ पे 5 लाख करोड़ रुपया जो है वो माइनस में आया है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपया जो है वो प्लस में है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जब गवर्नमेंट यानी कि जब इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में होती है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाते हैं और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहे होते हैं, जिस वजह से, ठीक है ना, जिस वजह से जब प्राइवेट कंजप्शन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ही कम हो रहे हैं तो जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो डिप्रेशन की ओर चलती जाती है, डिप्रेशन की ओर बढ़ती जाती है। तो इस डिप्रेशन को रोकने के लिए, इस डिप्रेशन से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा रही है। तो चलिए इसको हम पुराने एक जो डेटा है उससे जोड़ करके देखते हैं और उससे हम सीखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट को ये आइडिया आया कि जब भी एक इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन होती है या जब भी एक इकोनॉमी के अंदर ऐसी कोई वॉर सिचुएशन होती है तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप जो है वो एक डेटा देख पा रहे होंगे और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन, जो कि आपका 1929 में आया और जहां से आपका केंजियन इकोनॉमिक्स का उदय हुआ, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। पहला अगर आप इस डेटा को चेक करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार आपको ये ध्यान करना है कि इस डेटा में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। देखिए इसमें आपको ईयर दिए गए हैं 1929 का साल दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 3.2 है, ठीक है। जीएनपी कितने हैं आपकी, 203.6 बिलियन डॉलर है, ठीक है। कंजप्शन कितना है आपका, 139 जो बिलियन डॉलर है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 40.4 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी कम है, जीडीपी जो है वो 200 से पार है, कंजप्शन जो है वो 140 के नियर अबाउट है, इन्वेस्टमेंट भी जो है आपका 40 के आसपास है। लेकिन जैसे ही 1929 का क्राइसिस आया तो आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए 3.2 से 8.9, 16.3, ठीक है, 24.1, 25.2, यानी कि आप ये कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका लगातार बढ़ा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यहाँ पर रियल जीएनपी देखिए, जो जीडीपी है आपकी वो 183, 169, 144, 141.5, यानी कि ये लगातार जो है आपकी कम हुई है। रियल जीएनपी आपका कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका बढ़ा है। और ये जो कंजप्शन है आपका प्राइवेट कंजप्शन, ये देखिए 139 से 130, 126, 114, 112, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो लगातार कम हुआ है। और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट है वो तो अद्वितीय गिरावट है, 40 से गिर करके 5.3 पे आ गया। इतना ज्यादा गिरावट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये पहला फेज याद करना है 1929 से 19 जो है वो 33 तक, इसको मैंने फर्स्ट फेज बोला है इकोनॉमी का, ठीक है ना। ये फर्स्ट फेज है जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा है, जीएनपी जो है वो आपकी गिरी है, कंजप्शन जो है वो आपका गिरा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपका यहाँ पर गिरा है।
ठीक है। गवर्नमेंट का अगर आप एक्सपेंडिचर यहां पर देखेंगे तो ये 22, 24, 25, 24, 23 यानी कि ये आप ये कहेंगे कि लगभग जो है वो सेम रहा। यहां पर गवर्नमेंट ने जो है वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए, ठीक है, उन्होंने जो है यहां पर इसको सेम ही रखा है, ठीक है। तो ये जो डेटा है एक बार आप इसको माइंड में रखेंगे कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा है, रियल जीएनपी आपकी कम हुई है, कंजप्शन भी आपका कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी आपका कम हुआ है, और गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग जो है वो समान रही है, सेम रही है, ठीक है। तो यहां आप एक बार इसको ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है। तो आपको पता है कि यूएसए जो है वो जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 में जब आजाद हुआ तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आई कि इकोनॉमी को हम किस सिस्टम से चलाएं, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी को चलाने के 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के जो है वो 4 सिस्टम है, यू नो वेरी वेल। एक तो आपका कैपिटलिज्म, एक आपका सोशलिज्म, एक आपका कम्युनिज्म और एक आपकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। ये 4 प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, जब वो आजाद हुआ, तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आई कि अब हम हमारी इकोनॉमी को जब रन करेंगे तो हमें इन चारों में से किस सिस्टम का यूज करना है। तो 1776 में जब वो आजाद हुआ, और आपको पता है कि 1776 में ही एडम स्मिथ की बुक जो है वो पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, सब कुछ जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है, लोग जो है वो प्रोडक्टिविटी पर आते हैं और लोगों को जो भी मिलता है वो उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो यूएसए है उसने क्या किया, उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यानी कि जो मार्केट मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको जो है वो चूज कर लिया। तो अब आपको पता है कि 1776 में अमेरिका जो है वो आजाद होकर के उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज कर लिया है। तो अब बात आती है 1914 की, यानी कि 1914 से 18, आप याद कर पा रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था, यू नो वेरी वेल। सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है वो उससे काफी दूर रहा, और उसने क्या किया, उसने अपने जो हथियार हैं या जो भी उसने प्रोडक्ट बना रखे थे उसका जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो जब 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएसए ने उसमें जो है कोई हिस्सा नहीं लिया, और यूरोपियन कंट्री क्योंकि वॉर में लगी हुई थी इस वजह से वहां की जो इंडस्ट्रीज थी वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और क्योंकि वॉर सिचुएशन थी तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो हथियार चाहिए थे, तो कंजप्शन जो था उनका वो हाई लेवल पे था। तो यहां आपको ये ध्यान करना है कि यूरोपियन कंट्री के अंदर प्रोडक्शन जो था वो तो हो नहीं रहा था, लेकिन कंजप्शन जो था उसकी डिमांड ज्यादा हो गई। इस वजह से जो लोग हैं वहां करके वो स्टोर करने लगे, क्योंकि उनको ये एक लगने लगा कि भाई ऐसे में तो चीजों को स्टोर करेंगे, जब भी वार सिचुएशन होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप भी देखते हैं कि हम चीजों को जो है वो स्टोर करने लगते हैं। तो यही जो साइकोलॉजी है वहां के लोगों ने अपनाई और उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने जो है यूएसए से इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अब जो है वहां पर सप्लाई बहुत कम हो गई थी, तो इसलिए वहां की गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ा, यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म पर था और उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है सारा का सारा पैसा प्रोडक्शन में लगा रखा था और काफी सारा प्रोडक्शन जो है वो कर रहा था, ठीक है। तो काफी सारा प्रोडक्शन वो कर रहा था, तो वहां से काफी सारा जो है एक्सपोर्ट वहां से होने लगा, और जो आपकी यूरोपियन कंट्री है वो इंपोर्ट करने लगी यूएसए से। जिस वजह से क्या हुआ कि यूएसए के अंदर उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, है ना। डिमांड जब बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आपकी जो प्राइस है वो बढ़ेंगे, जब प्राइस बढ़ेंगे तो आप कहते हो कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी। जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी तो क्या हुआ कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है ना, जो स्टॉक मार्केट है उसमें ज्यादा पैसा जो है वो लगने लग गया। कैसे? आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, या हम ये कहें कि जब आपकी कंट्री के अंदर जब प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा होती है तो लोग जो है वो इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा लगाते हैं, लोग जो है वो प्रोडक्शन साइड ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो जब लोगों ने प्रोडक्शन साइड बहुत ज्यादा पैसा लगाया तो उन्होंने जो है वो स्टॉक और शेयर बॉन्ड वगैरह, आपको पता है जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया।
तो जब उन्होंने वहां पर पैसा लगाया तो सीधी सी बात थी कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो यूएसए की तरफ ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आपको एक बात यहां पर ध्यान करना है कि जितना भी वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, जितना भी वहां पर ट्रेड हो रहा था, उस समय जो भी ट्रेड होता था वो गोल्ड में ही होता था, सोने में ही होता था। इसलिए आपको ये ध्यान करना है कि वहां पर जो भी ट्रेड हो रहे थे वो सोने के बीच में हो रहे थे। तो लोग जो है, यूरोपियन कंट्री जो है वो सोना दे रही थी यूएस को, और यूएस जो है उसके बदले में उनको वस्तुएं जो है वो प्रोवाइड करवा रहा था। तो 1929 जब आया तो इन्वेस्टर ने देखा, क्या देखा इन्वेस्टर ने, कि 74% गोल्ड, यानी कि अकेला 74% जो गोल्ड है पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का जो 74% गोल्ड है वो अकेले यूएस में डिपॉजिट हो गया, यानी कि अकेला यूएस के पास में आ गया। ध्यान से समझिए, टोटल अगर 100 किलो सोना है तो उसमें से 74 केजी जो यानी कि 74 किलो जो सोना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूएसए के पास में चला गया। तो ऐसे में जो बाहरी कंट्री जो इंपोर्ट कर रही थी उनके पास में कितना बचा, उनके पास में तो जो है आपका 26 केजी बचा। अब सारी कंट्रियों के पास में टोटल सोना कितना है, 26 किलो, यानी कि 26%, 26%। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में उनके पास में सोना बचा। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको ये पता हो कि सामने वाले के पास में खरीदने के लिए पैसे कम हैं, तो आप उसको जो है, आप तो सीधी सी बात आप ये कहेंगे ना कि अगर उसके पास पैसे कम हैं तो वो कम ही चीजों को खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में लिक्विडिटी जो है वो है नहीं, उसके पास में जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो गई है। तो वही जो चीज है वहां के जो प्रोड्यूसर हैं, यूएसए के जो प्रोड्यूसर है, उनको फील हुआ कि अब यूएसए में इतना ज्यादा सोना आ चुका है तो जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके पास नाम मात्र का सोना बचा है। और नाम मात्र सोना बचने के कारण क्या होगा कि नाम मात्र सोना बचा है, इसलिए वो क्या करेंगे कि आगे आने वाले समय में उनकी जो डिमांड है वो गिर जाएगी, यानी कि अब वो कम डिमांड करेंगे क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी आ गई है, सोने की तंगी आ गई है। तो वो कम डिमांड करेंगे। जब वो कम डिमांड करेंगे तो आपकी जो कीमतें हैं, प्राइस हैं, वो आपकी कम हो जाएंगी। प्राइस अगर आपके कम हो जाएंगे तो आपको जो है वो लॉस होगा। यानी कि प्रोड्यूसर ऐसे सोच रहे हैं कि सामने वाले के पास पैसा जो है वो कम बचा है, इस वजह से आगे आने वाले समय में वो डिमांड जो है वो काफी कम करने वाले हैं। डिमांड अगर वो कम करेंगे तो क्योंकि हमारी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो हमको प्राइस जो है वो, हमारे प्राइस भी कम हो जाएंगे। जब हमारे प्राइस कम हो जाएंगे तो हमें लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर ने ये सोचते हुए कि अब आगे आने वाले समय में डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेंगे और हमें लॉस होगा, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ना करने की बजाय रियल रिटर्न जो है उसके ऊपर फोकस कर लिया। यानी कि अब वो जो है वो इन्वेस्टमेंट को बंद करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है कि इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने, इन्वेस्टर ने सेम, यानी कि प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, अभी तक जो है कुछ भी डिमांड भी कम नहीं हुई। यानी कि अभी आपको ये देखना है कि उन्होंने जस्ट इतना सोचा है और सोच करके उन्होंने प्रोडक्शन को बंद कर दिया है। तो आप ये ध्यान करेंगे जब उन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट को उन्होंने जो है वो डाउन कर दिया, तो प्रोडक्शन भी आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। जब प्रोडक्शन डाउन हो गया तो आपकी जीडीपी जो है वो भी डाउन हो गई। जब जीडीपी डाउन हुई तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्टॉक जो है वो सेल करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने स्टॉक जो है वो सेल करने शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि एक दिन में, देखिए यहां पर एक दिन में 19 लाख स्टॉक जो हैं, ठीक है ना, 19 लाख स्टॉक एक दिन में सेल हो गए, यानी कि एक दिन में बेच दिए गए। तो इस वजह से वहां की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होने लगी। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है कि एक दिन में जो है वो 19 लाख का जो आपका स्टॉक है, ठीक है, वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक साथ जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, तो अब आप यहां पर जो है दो चीजें देख पा रहे हैं। एक तो रेड लाइन है जो कि आपकी रियल जीडीपी को बता रहा है, एक जो है वो ग्रीन डॉटेड लाइन है जो आपको मनी सप्लाई के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जो रेड लाइन है वो आपकी रियल जीडीपी को बताती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप देखते हैं, ये देखिए 1900 से लेकर के और 1929 तक का जो आप टाइम देख रहे हैं, तो यहां पर आपका जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो जो है वो भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ है, और जो आपका मनी सप्लाई है वो भी बढ़ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट आ गया 1929 का, यहां से आप देखते हैं
कि एकदम से आपका जो जीडीपी है वो भी कम हो गया और आपकी जो मनी सप्लाई है वो भी कम हो गई। यानी कि ये वही क्रैश पीक पॉइंट था जहां से एकदम से आपकी जीडीपी जो है वो भी गिर गई और आपका जो मनी सप्लाई है वो भी गिर गया। अब आप याद कीजिए, बिल्कुल फर्स्ट जो हमने देखा था, ठीक है ना, ये जो पेज देखा था आपने, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1929 में देखिए जीडीपी आपकी क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं जीडीपी आपका जो है वो गिर गया है ना। तो वही चीज वहां पर जो है उस ग्राफ में दिखाई गई है कि एकदम से जो है आपका जीडीपी गिर गया और उस जीडीपी के साथ में जो आपका मनी सप्लाई है वो भी वहां पर जो है वो अचानक से गिर गया। ठीक है, तो आप इसको जो है ग्राफिकल तरीके से इस प्रकार देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका 1929 से लेकर के 1934 का जो फेज 1 हमने देखा है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये फेज 1 की तस्वीरें हैं, ये फेज 1 की तस्वीरें हैं। ये देखिए जहां पर आपका जो जीडीपी है वो भी बहुत ज्यादा गिर गया और जो आपकी मनी सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो गिर गई है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि 1929 में ही 29 अक्टूबर को, देखिए ध्यान से, क्योंकि वहां पर स्टॉक मार्केट जो है आपकी फेल हो गई थी, स्टॉक मार्केट में जो है वो क्रैश आपको देखने को मिला था। उस वजह से जो लोग है, क्योंकि जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जैसे ही मार्केट जो है आपकी क्रैश हुई तो लोगों के पास में जो है लोगों ने बहुत ज्यादा स्टॉक जो है वो सेल कर दिए। ठीक है, उस वजह से उन्होंने जो है पैसा निकाल लिया। ठीक है, जब उन्होंने पैसा निकाल लिया तो एकदम से पैसे की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, करेंसी की डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो गई। उस वजह से देखिए 25,000 बैंकों में से 11,000 बैंक जो है वो फेल हो गए। फेल होने का मतलब यानी कि जो डिपॉजिट करवा रखा था लोगों ने, जो भी डिपॉजिट करवा रखे थे बैंक के अंदर, अब वो जो बैंक है क्योंकि उन्होंने जो है वो लोन कर दिए आगे। ठीक है, जब उन्होंने लोन कर दिए और सिचुएशन क्या है आपकी, सिचुएशन है डिप्रेशन की। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आ रखी है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, तो जो लोन जिसको दिए गए थे वो लोन वाले तो पैसे नहीं देंगे बैंक को, तो बैंक के पास जो डिपॉजिट था उस डिपॉजिट को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट जो पैसा था वो नहीं बचा, जिस वजह से 25,000 बैंकों में से 11,000 बैंक जो है वो फेल हो गए। और आप यहाँ कहेंगे कि उसी को हम जो है ब्लैक ट्यूसडे के नाम से इकोनॉमिक टर्म के तौर पर पढ़ते हैं। और ये जो है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ और 25,000 बैंकों में से एकदम 11,000 बैंक जो है वो आपके फेल हो गए, जिस वजह से इकोनॉमी जो है और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। तो अब हम देखते हैं कि ये तो आपने देख लिया कि बहुत गहरी खाई में जो है वो अर्थव्यवस्था धंस करके चली गई है, जो कि आपने ग्राफ में भी देखा कि एकदम से स्टीपर जो है लाइन जो है वो डिक्लाइन कर रही है वहां से। तो अब हम देखते हैं कि जो भी ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसके पीछे के क्या क्या रीजन रहे। तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुई, ये आपको पता है। एक जो रीजन रहा वो ये भी रहा क्योंकि जो अमेरिका था उसको ऐसे लगता था क्योंकि हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक्सपोर्ट के ऊपर क्या कर दें, एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो टैक्स वगैरह लगा दें। यानी कि एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाने का, टैरिफ लगाने का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाने का मतलब है कि वो ज्यादा महंगी वस्तुओं में, यानी कि उनकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट कर रही थी, तो अब क्योंकि वो बाहर भेज रहे थे और उनको वो सामान चाहिए ही चाहिए था। यानी कि देखिए क्योंकि आपकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, वॉर सिचुएशन है यूरोपियन कंट्री में, है ना, यूरोपियन कंट्री में वॉर सिचुएशन है। उस वजह से क्या हुआ कि वहां पर डिमांड इन इलास्टिक है तो आपको जो है वो वहां से पैसा चाहिए ही चाहिए। तो आपने क्या किया कि आपने जो है अपने आइटम जो है वो महंगे कर दिए एप्रिशिएशन की वजह से, जिस वजह से क्या हुआ कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, ठीक है, उस वर्ल्ड ट्रेड में जो है आपको कुछ चीजें देखने को मिली। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड जो स्मूथ चल रहा था वो अब स्मूथ नहीं चल रहा क्योंकि टैरिफ लगने से वो चीजें महंगी हो गई, और जब वो महंगी हो गई तो लोगों ने उनको जो है खरीदना कम कर दिया। उस वजह से भी जो प्रोडक्शन उनका बन रहा था वो बिक नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन बन रहा था वो बिकेगा नहीं तो वापिस से जो लोग थे जिनको वो काम मिला हुआ था, स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया, तो लोगों ने अपनी फैक्ट्री जो है वो बंद करना शुरू कर दिया। तो यहाँ आपको ध्यान करना है कि एक तो स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो गया, एक जो आपके टैरिफ लगाने से जो ट्रेड हो रहा था वो ट्रेड जो है आपका वो कोलैप्स हो गया, जिस वजह से आपके जो प्रोडक्ट थे वो आपकी कंट्री में ही रहेगी, जिस वजह से उनकी डिमांड जो बढ़नी थी वो बढ़ी नहीं, डिमांड कम हो गई और आपको जो है लॉस होना शुरू हो गया। फिर तीसरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, बैंक फेल हो गए, पैनिक हो गया लोगों के बीच में, ठीक है,
और जो मनी सप्लाई है वो भी आपकी जो है वो कोलैप्स हो गई, क्योंकि एकदम से इतने सारे बैंक फेल हो गए। उस वजह से जो उनका फेडरल रिजर्व बैंक था, ठीक है ना, जो आपका यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक, वो फेडरल बैंक भी उन 11,000 बैंकों को फेल होने से जो है वो बचाने के चक्कर में भी फेल हो गया। यानी कि वो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो नहीं बना पाया जिससे वो बैंक फेलियर को रोक सके, जिस वजह से वो भी जो सिस्टम था, मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट था, वो भी वहां पर आपको कोलैप्स देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जब ये सारी सिचुएशन, ये सारे कोड जो है वो नजर आए, तो इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस देना जो है वो शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो हाइपोथेसिस आई आपकी, वो आई आपकी स्पेंडिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो स्पेंडिंग जो हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, ठीक है, तो जो स्पेंडिंग हाइपोथेसिस है उसमें जितने भी इकोनॉमिक्स थे उनका ये मानना था कि जो रिसेशन है उसके पीछे का जो कारण है, वो मेन कारण कंजप्शन का डाउनफॉल था। यानी कि वो ये मान रहे थे कि लोगों ने कंजप्शन कम कर दी, लोगों ने डिमांड कम कर दी। इस वजह से, लोगों की डिमांड कम होने की वजह से क्या हुआ है, ये डिप्रेशन आया है। यानी कि कंजप्शन कम हुआ। अगर आपने जो है वो कंजप्शन कम किया, ठीक है, तो कंजप्शन कम किया तो आपकी जो जीडीपी है वो भी क्या हो गई, वो भी कम हो गई। यानी कि कंजप्शन कम होने से जीडीपी कम हुआ। अगर जीडीपी कम हुआ इसका मतलब प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका बढ़ गया। तो असल में वो ये कहना चाहते थे स्पेंडिंग हाइपोथेसिस, स्पेंडिंग का मतलब पैसे को खर्च करना, और खर्च करना यानी कि कंजप्शन, ठीक है ना। तो आप इससे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि स्पेंडिंग हाइपोथेसिस क्या कहती है। स्पेंडिंग हाइपोथेसिस जो है वो ये कहती है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, उस वजह से आपको ये 1929 का जो सवेयर डिप्रेशन है वो देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि जब इस हाइपोथेसिस को उस डेटा से मैच किया गया, जो डेटा हम पीछे पढ़ करके आए हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि उन डेटा के साथ में ये जो हाइपोथेसिस है वो रिलेट नहीं करती है, वो जो है वो इसके साथ में जुड़ती नहीं है, वो तार जो है इसके साथ में जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कंजप्शन जो है वो कम हुआ, लेकिन आपने देखा कि यहां पर तो कंजप्शन जो है वो कम हुआ, लेकिन वो तो बाद में कम हुआ, उससे पहले तो प्रोडक्शन कम हुआ। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पहले कंजप्शन कम हुआ तो जीडीपी कम हुई, लेकिन वहां पर आपको क्या देखने को मिला कि प्रोडक्शन जो है वो पहले कम हुआ, पहले प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो फिर आपका जो कंजप्शन है वो कम हुआ और जीडीपी आपकी कम हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्पेंडिंग हाइपोथेसिस थी ये उसके पीछे का कारण, यानी कि जो आपका सवेयर डिप्रेशन था 1929 का जो क्राइसिस था, उसके पीछे के जो रीजन को सही से नहीं पहचान पाई, इस वजह से स्पेंडिंग हाइपोथेसिस को सही नहीं माना गया। तो यहाँ पर आप उसके डायग्राम को यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्पेंडिंग हाइपोथेसिस का जो डायग्राम है जिसके द्वारा उन्होंने समझाया कि सपोज कीजिए कि पहले जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो इस ए पॉइंट के ऊपर थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि कंजप्शन जो है आपका कम हुआ, कंजप्शन कम हुआ, आपकी जीडीपी जो है वो कम हुई, जीडीपी कम हुई, प्रोडक्शन आपका कम हुआ, प्रोडक्शन जब आपका कम हुआ तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी कम हुई। जब एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हुई तो आपका जो आईएस कर्व है, आपका जो आईएस कर्व है वो लेफ्ट वर्ड, ठीक है ना, यानी कि यहां ऐसे जो है इधर की तरफ, पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहां पर आप देखते हैं कि देखिए ये आपका इनकम था, जैसे ही आप न्यू इक्विलिब्रियम पे आए तो आपकी इनकम जो है वो वाई स्टार हो गई, यानी कि वाई से वाई स्टार पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। और यहां पर जो है आपका इंटरेस्ट रेट, ये देखिए इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट आप यहां पर ध्यान देंगे, पहले जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो क्या था, ज्यादा था, अब आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया, इन्होंने ये भी कहा, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान करना है कि इन्होंने जो भी चीजें एक्सप्लेन की वो सारी चीजें जो है वहां पर मैच नहीं कर पाई, इस वजह से इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर आए आपके मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट, जिसको हम बोलते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी उसको आप कहते हैं मनी हाइपोथेसिस या मोनेटरी हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसको मनी हाइपोथेसिस या मोनेटरी हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डिप्रेशन आया है, जो 1929 का जो क्राइसिस आया है, उसके पीछे का जो रीजन है वो मुख्य रीजन मनी सप्लाई का कम होना है। यानी कि उन्होंने कहा
कि ये जो क्राइसिस आया, ये क्राइसिस एग्रीगेट डिमांड की वजह से नहीं आया, वो कंजप्शन की वजह से नहीं आया, वो आया है क्योंकि वहां पर मनी सप्लाई जो है वो कम कर दी गई थी। तो उन्होंने जब मनी सप्लाई की बात की तो मनी सप्लाई के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब मनी सप्लाई कम होती है, ठीक है ना, जब मनी सप्लाई क्या होती है, जब मनी सप्लाई कम होती है तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है मैं आपको दिखा देता हूं एक डायग्राम के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये मनी की डिमांड है और सपोज करते हैं कि ये जो है आपका मनी सप्लाई है M/P, ठीक है। यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये है, ठीक है ना, R। अब मनी सप्लाई है आपकी, वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हमने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका मनी सप्लाई बन गया, मनी सप्लाई स्टार, जो कि न्यू मनी सप्लाई है, जिसमें इन्होंने कहा कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो मनी सप्लाई को अगर हम कम करेंगे तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो R है वो R स्टार बन गया, यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर मनी सप्लाई कम होती है तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात तो उन्होंने सही कही कि बढ़ जाता है, लेकिन जब हम वो डेटा देखते हैं, जो हम देख करके आए हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वहां पर नॉमिनल रेट जो है वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। चलिए मैं आपको वापस से दिखाता हूं, एक बार आप जो है उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहां पर आप इस डेटा को देख पा रहे हैं, ये तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट रियल GNP है। इससे नेक्स्ट जो डेटा है आपका, यहां पर देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये वाला डायग्राम आप याद कर लेंगे कि ये वाला डायग्राम था, जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी तो वो कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 1929 में पहले कितना था 5.9, बाद में कितना होगा 3.4, 2.6, 2.7, 1.7, 1.0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, लगातार जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। मनी सप्लाई भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगातार जो है वो कम हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर मनी सप्लाई भी जो है आपकी लगातार कम हो रही है, लेकिन जो रियल मनी बैलेंस है आपका, ये देखिए यहाँ पर रियल मनी बैलेंस ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो लगभग रियल मनी बैलेंस जो है आपका बड़ा नहीं है। सॉरी, मैं जब ये डेटा को देख पा रहा हूँ तो ये सेम है, लगभग सेम है, ठीक है ना। 52.6, 52.3, 54.5, तो ये लगभग जो है वो समान है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2.6 से बढ़कर के 10.1 बढ़ गया है, ठीक है। जो प्राइस लेवल है वो आपका डाउन जा रहा है, 50, 49, 44, 40, 39, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्राइस लेवल है वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो आपका यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये कहा कि भैया आपका जो मनी सप्लाई कम हुआ उस वजह से, ठीक है ना, मनी सप्लाई कम हुआ उस वजह से आपका जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। जब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है ना, तो जैसे वो कहता है कि जब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो उस वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्शन में आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने इस थ्योरी को दिया, लेकिन इस थ्योरी को वो प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि डेटा आपने अभी देखा जिसमें आपने देखा कि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो 5.9 से जो है वो 0.6 हो रहा है, यानी कि लगातार कम हो रहा है, वो आप पीछे देख करके आए हैं। इस वजह से ये जो मॉनेटरी हाइपोथेसिस थी, ये जो मनी हाइपोथेसिस थी, ये भी आपकी यहाँ पर फेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है उसका डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है स्पेंडिंग हाइपोथेसिस अगेन विद प्राइस फॉल, ठीक है ना। ये यहां पर आपको ध्यान करना है, अगेन स्पेंडिंग हाइपोथेसिस अगेन दोबारा से आई, किसके साथ में, प्राइस फॉल के साथ में आई, कि जब कीमतें गिरती है तब आपका स्पेंडिंग हाइपोथेसिस क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जब भी इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है तो प्राइस जो है वो गिर जाते हैं। ये तो आपको भी पता है कि जब डिप्रेशन आता है तो प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो प्राइसेस कम होते हैं, जो प्राइस फॉल होता है, उस प्राइस फॉल होने के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आपको बेनिफिट भी हो सकते हैं और आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको बेनिफिट होते हैं प्राइस फॉल के, उसको आप स्टेबलाइजिंग यानी कि पॉजिटिव कहते हैं, और जो भी आपको नेगेटिव मिलते हैं उनको आप जो है अनस्टेबलाइजिंग यानी कि
नेगेटिव कहते हैं, जिसमें आप आईएस शिफ्टिंग को पढ़ेंगे, एलएम इफेक्ट को पढ़ेंगे, जहां पर आप जो है अनइफेक्टेड प्राइस फॉल और एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल को पढ़ेंगे। यानी कि जहां पर आप पिग्गू इफेक्ट यानी कि आईएस एलएम के इफेक्ट को पढ़ेंगे, जहां पर आप अनएक्सपेक्टेड प्राइस फॉल और एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम स्टेबलाइजिंग पॉजिटिव यानी कि जो पिग्गू का इफेक्ट है उसको एक बार यहां पर देख लेते हैं। क्या कहता है पिग्गू का इफेक्ट? वो कहता है कि जैसे ही प्राइस आपका डाउन हुआ, ठीक है ना, प्राइस डाउन हुआ तो आपकी जो रियल इनकम है वो आपकी बढ़ जाएगी। जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो आपकी परचेजिंग पावर जो है, आपका जो रियल इनकम है वो बढ़ जाता है। तो रियल इनकम आपका बढ़ा यानी कि जो परचेजिंग पावर है आपकी वो बढ़ी, ठीक है। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आप कंजप्शन जो है ज्यादा करेंगे। जब आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं तो आप ज्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे। जब आप ज्यादा वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो आपका आईएस कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राइट वर्ड जो है उसमें शिफ्ट देखने को मिलेगा। जब वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि आप देखिए, जब प्राइस कम होगा रियल इनकम बढ़ेगा, जब रियल इनकम बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो आपका जो आईएस है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब आईएस आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो इनकम जो है आपको वो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं जो है यहाँ पर आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा। आई थिंक नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है, मैं अभी यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए आप एक बार इसको, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आईएस कर्व है, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि आईएस कर्व आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा आपका आईएस कर्व, ठीक है। और ये जो है आपके एलएम कर्व है, जहां पर आईएस एलएम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि यहां पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है वो इनकम है, जीडीपी की जो इनकम की हम बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि आईएस कर्व जो है आपका ऊपर की तरफ यानी कि राइट वर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया, आईएस 1 बन गया। तो अब ये एलएम को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? अब वो एलएम को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो इनकम है, ठीक है ना, वो वाई डबल स्टार बन जाती है, यानी कि आपका इनकम जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इनकम जो है वो आपका यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पे की कि प्राइस कम हुआ, रियल इनकम बढ़ा, रियल इनकम बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ी, आपका कंजप्शन बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड से आपका जो आईएस कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। जैसे वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं पिग्गू इफेक्ट। कि प्राइस के कम होने से, देखिए प्राइस के कम होने से आपको क्या मिला, आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, प्राइस का कम होना आपके लिए क्या है, पॉजिटिव साइन है। इसी को बोलते हैं पिग्गू इफेक्ट, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप जो है एलएम इफेक्ट को देखते हैं। क्या कहता है एलएम इफेक्ट, ये वाला आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि शुरुआत में जब आपके प्राइस जो है वो कम हुए, ठीक है ना, जैसे ही आपके प्राइस कम हुए तो जो रियल मनी बैलेंस है आपका, ठीक है ना, यानी कि जो रियल मनी बैलेंस है या जो रियल मनी है वो आपका बढ़ गया, यानी कि रियल इनकम जो है आपकी वो बढ़ गई, वो आपकी बढ़ गई। तो आपका जो एलएम है, ठीक है ना, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। जो आपका एलएम है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, जिससे आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। और जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है। देखिए अब आपको इसी से समझना है, ये मैं हटा देता हूं। तो यहां पर आपको पता है कि ये आपकी इनकम है, ठीक है। एलएम आपका जो है वो राइट वर्ड, ये तो आपका लेफ्ट वर्ड है, इधर अगर आप जाओगे तो ये क्या है आपका लेफ्ट वर्ड, ठीक है। इधर आपका क्या है राइट वर्ड, ठीक है। तो आपका एलएम जब राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये देख लीजिए राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, LM1 हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका इनकम बढ़ गया, यही बात उन्होंने कही, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्राइस जब कम हुआ तो एलएम इफेक्ट से या आईएस इफेक्ट से, दोनों इफेक्ट से आप देखते हो तो आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है ना, वो दोनों ही जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है आपने वो दो चीजें देख ली, आईएस इफेक्ट, एलएम इफेक्ट। अब हम देखते हैं
प्राइस फॉल का आपका अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो आपने पढ़ा था अनएक्सपेक्टेड प्राइस फॉल और एक आपने पढ़ा था एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल, ठीक है ना। यानी कि आप जो है वो यहां से अब पढ़ रहे हैं अनस्टेबलाइजिंग, अनएक्सपेक्टेड प्राइस फॉल और एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल, ठीक है। तो इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है एक कंट्री के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान करना है। अगर अनएक्सपेक्टेड प्राइस फॉल हो, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड प्राइस फॉल हो, तो आप ये कहेंगे कि जो डेटर है, डेटर का मतलब जो ऋणदाता है, ना, ऋण लेने वाला जो होता है, ठीक है। एक होता है क्रेडिटर, आप हिंदी देख लेना एक बार, थोड़ा हिंदी मेरा वीक ही है, ठीक है। डेटर यानी कि जो ऋण ले रहा है, और क्रेडिटर जो कि ऋण दे रहा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो डेटर को जो है वो लॉस हो जाता है, डेटर को लॉस होता है, और जो क्रेडिटर है उसको बेनिफिट होता है, ये आपको ध्यान कर लेना। देखिए कैसे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आज कोई ए पर्सन, ठीक है, आपसे 100 रुपए ले लेता है उधार के, 100 रुपए जो है वो लोन ले लेता है आपसे, और आपका दोस्त है इसलिए आप उसको कहते हो कि ठीक है दोस्त, मैं आपसे जो है वो इंटरेस्ट नहीं लूंगा, ठीक है। वो आज उस 100 रुपए से एक पेन खरीद सकता है, यानी कि जो एक 100 रुपए की जो वैल्यू है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, वो एक पेन खरीदने की पावर है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अब वो एक साल बाद जो है, एक साल बाद आपको वो 100 रुपए देने के लिए वापिस आया, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा था कि मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो वो आपको जस्ट 100 रुपए जो है, नॉमिनल 100 रुपए, वो आपको वापस पकड़ा रहा है। लेकिन जब वो एक साल बाद आ रहा है, तो उसमें जो प्राइस है वो एकदम से गिर गया, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था ना, वो तो आपने सोचा ही नहीं था कि प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि प्राइस जो है वो गिर गए, तो अब एक पेन की जो कीमत है वो 50 रुपए हो गई है, ठीक है ना। तो अब आप जो वो 100 रुपए आपको दे रहा है, अब आप उससे क्या कर सकते हैं, उस 100 रुपए से आप जो है वो 2 पेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को, जब उसने आपसे 100 रुपए लिए तब वो एक पेन खरीद रहा था, यानी कि आपने उसको एक पेन दिया, ठीक है। अब जब वो आपको 100 रुपए दे रहा है, तो आप उससे 2 पेन खरीद सकते हैं। इसका मतलब वो अब आपको क्या दे रहा है, अब आपको 2 पेन दे रहा है। यानी कि जब उसने एक साल पहले आपसे लिया तो आपने उसको एक पेन दिया, अब जब वो आपसे एक साल बाद आपको वो लौटा रहा है, तो आपको वो 2 पेन लौटा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पर्सन है उसको लॉस हो गया, यानी कि उसने जब वो पैसे लिए थे तो उसने एक पेन जितने पैसे लिए थे, लेकिन अब वो जो लौटा रहा है, अब वो 2 पेन जितने पैसे लौटा रहा है, यानी कि अब उस लोन लेने वाले को जो है वो नुकसान हो गया है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने से, प्राइस जो है वो अनएक्सपेक्टेड कम होने से उसको ये लॉस जो है वो देखने को मिलता है, जिसको हम डेट डिफ्लेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान करेंगे कि इसी को हम जो है डेट डिफ्लेशन थ्योरी जो है वो कहते हैं। तो इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो डेटर है उसको लॉस होता है और जो क्रेडिटर है उसको बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड प्राइस होता तो क्या होता, ठीक है ना। तो अगर एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल होता तो क्या होता, ठीक है। तो आप यहां पर कहते कि जो डेटर है उसको गेन होता। देखिए, अनएक्सपेक्टेड था तो डेटर को लॉस हो रहा था, अब जब एक्सपेक्टेड है तो डेटर को गेन हो रहा है, और जो क्रेडिटर है उसको लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए कि अगर आपको आज आप किसी से पैसे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, और आपको ये पता चल जाए, ठीक है ना, सपोज कीजिए कि आज आप पैसे उधार ले रहे हो और आपको ये पता चल जाए कि कल जो है वो प्राइस कम होंगे, कल जो है वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी, तो क्या आप आज उधार लेंगे? आप उधार नहीं लेंगे, क्योंकि आप उधार किस लिए ले रहे हैं, आप उधार ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और कल आप जो चीज बना रहे हैं उनकी वस्तुओं की कीमतें गिर गई, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा, आप तो लॉस में चले जाएंगे। इस वजह से आप क्या करते हैं कि आप लॉस से बच जाते हैं। उसी को आपका जो एक्सपेक्टेड प्राइस थ्योरी है वो कहता है कि आपको गेन हो गया, ठीक है ना। जो डेटर है उसको क्या हो गया, उसको गेन हो गया, यानी कि अब उसने पहले से सोच लिया कि अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूं और कल प्राइस गिरेंगे, ठीक है ना, अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूं कल प्राइस गिरेंगे, तो मैं आज इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट मैंने किया तो कल प्राइस गिरेंगे, प्राइस गिरने से मेरे को जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज ही इन्वेस्टमेंट जो है उसको बंद कर देता हूं, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल मैकेनिज्म, जिसने पूरी तरह से
1929 के क्राइसिस को एग्जैक्ट और मैं कहूं कि कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एक्सपेक्टेड हो गया ना, कि पहले से ही आपको पता चल गया कि प्राइस जो है वो गिरने वाले हैं। और यही थ्योरी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो भी प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर थे अमेरिका के अंदर, उनको ये फील हुआ, उनको ये लगा कि 74% जो सोना है, 74% जो गोल्ड है वो अमेरिका में आ गया है, तो दुनिया के पास सिर्फ और सिर्फ 26% जो सोना है वही तो बचा है। और वो 26% सोना कितना डिमांड करेगा, यानी कि वो बहुत कम डिमांड जो है आगे आने वाले समय में होने वाली है, जिस वजह से उनको लगा कि आगे आने वाले समय में डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइसेस जो है वो गिरेंगे, और अगर प्राइसेस गिरे तो हमारा जो लॉस है वो पक्का होगा, यानी कि हमें लॉस सहना पड़ेगा। इसलिए आगे आने वाले लॉस को देख करके, आगे गिरने वाले प्राइस फॉल को देख करके उन्होंने आज ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना प्रोडक्शन है, उसको बंद कर दिया। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो क्या हुआ, वो फॉल हुआ, तो इन्वेस्टमेंट जो था आपका वो भी कम होगा, क्योंकि आपने देखा कि अगर प्राइस गिरे तो इसका मतलब आपका जो लॉस है, लॉस होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ही इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर दिया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को उसने कम कर दिया। कंजप्शन जो है वो आपकी कम हो गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका कम हो गया तो कंजप्शन, क्योंकि लोग जो थे वो जो काम पे लगे हुए थे उनको आपने जो है वो बाहर निकाल दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं, यहां पर आप ये ऐड कर सकते हैं कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यहां पर बढ़ गया। ठीक है ना, प्राइस गिरे, इन्वेस्टमेंट कम, यानी कि प्रोडक्शन कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, तो लोगों के पास में इनकम जो है वो कम हो गई, इनकम कम हो गई, इसका मतलब कंजप्शन जो है वो भी कम हो गया। ठीक है, कंजप्शन कम हो गया तो आप ये कहेंगे कि कंजप्शन कम, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी आपकी कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड कम, ठीक है ना, तो जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनकी इनकम जो है वो कम, इनकम कम, तो आपकी जो रियल जीएनपी है वो भी कम हो गई। ठीक है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जब रियल जीएनपी कम, तो आप आगे देख पा रहे हैं कि आपका जो आईएस कर्व है वो भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी कि बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि प्राइस के कम होने से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया, कंजप्शन जो है वो कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम होने से इनकम कम हो गया, रियल जो जीएनपी है वो कम हो गया, और आईएस आपका जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। ये सारी की सारी सिचुएशन आप उस टेबल में देख पा रहे हैं और आप उस टेबल में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन जो थ्योरी थी उसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो सारी चीजें वहां पर जो है प्रेजेंट कर दी। इन्वेस्टर को ये बता दिया कि एक्सपेक्टेशन से जो है वो आपके जो प्राइस थे वो कम हुए, और प्राइस कम होने से वो सारी चेन चलती गई, और आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया, और एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन थ्योरी ने प्रूव कर दिया कि कैसे 1929 का क्राइसिस जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर जो है इस डायग्राम के तहत जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखते हो कि कैसे और क्यों ये जो स्पेंडिंग हाइपोथेसिस है, जिसको आप डिफ्लेशन की थ्योरी कह रहे हैं, उसने बेस्ट एक्सप्लेन किया 1929 के क्राइसिस को। ठीक है, तो आपने देखा कि अनसर्टेनिटी के कारण एक्सपेक्टेशन हुई थी कि प्राइस कम होंगे। ठीक है, प्राइस कम हुए तो डिमांड गिरेगी, डिमांड गिरेगी तो प्रेजेंट रेट पे ही क्या कर दिया आपने, इन्वेस्टमेंट गिरा दी। यानी कि अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो बढ़ा था ना कम हुआ था ना, तो आपने जो रेट चल रहा था इन्वेस्टमेंट का, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर दी। ठीक है, तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट कम हुई आपकी जीडीपी जो है वो कम हो गई, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, आपका कंजप्शन कम हो गया, आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। ठीक है, आपकी मनी सप्लाई जो है वो भी कम हो गई, क्योंकि मनी सप्लाई क्या कहती है, मनी सप्लाई तो कहता है जितना आपका प्रोडक्शन है उसके तहत आपकी जो मनी सप्लाई है आप उतना ही बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्योंकि आपकी जीएनपी गिर गई थी तो आपकी मनी सप्लाई भी जो है वहां पर कम कर दी, तो जो रियल मनी बैलेंस था वो आपका लगभग सेम रहा, जो कि मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाया था कि मनी जो रियल मनी बैलेंस है वो लगभग सेम रहा। ठीक है, तो प्राइस और मनी सप्लाई जो है दोनों के अनुपात जो है वो एक साथ गिर गए। तो वो आपने डायग्राम देखा था जहां पर आपका पहले जो है वो दोनों लाइनें बढ़ रही थी, फिर 1929 में एकदम से जो है वो चीजें गिर गई थी। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस ने प्रूव कर दिया उस वेरिएबल को, उन वेरिएबल को कि जो कि आपके 1929 से 1933 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो यहां से आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे जो स्पेंडिंग हाइपोथेसिस अगेन दोबारा से जो आई, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल था उसने इस थ्योरी को कंप्लीटली
और क्लियरली जो है वो बता दिया कि क्यों, क्या कारण रहे जो आपके 1929 के जो क्राइसिस आए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक जो मुख्य कारण रहा वो रहा आपका एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे, डिमांड जो है वो आपकी कोलैप्स होगी, ये एक मुख्य कारण रहा। दूसरा आपका रहा लिक्विडिटी प्रॉब्लम, यानी कि क्योंकि सारा का सारा सोना 74% जो मनी है वो आपका किसके पास चला गया, 74% मनी जो है वो, सॉरी गोल्ड जो है वो आपकी यूएसए के पास में चला गया। तो औरों को लगा कि एकदम से जितना इतना सारा सोना जो है वो वहां जाकर के फ्रीज हो गया, वहां जाकर के जो है वो चला गया, यानी कि वहां वो रुक गया जाकर के। ठीक है, तो ग्लोबली गोल्ड जो लिक्विडिटी थी वो वहां पर आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट में क्रैश आपने देखा कि कैसे 19 लाख जो स्टॉक शेयर मतलब मार्केट में लगे हुए थे वो एकदम से सेल आउट कर दिए गए और स्टॉक मार्केट जो है वहां पर क्रैश हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आप देखते हैं कि जो बैंक थे वो बैंक भी जो है 29 अक्टूबर जो है 1929 को, जिसको आपने जो है ब्लैक ट्यूसडे का नाम दिया, वहां पर आप देखते हैं कि 25,000 में से 11,000 जो है बैंक वहां पर आपके फेल हो गए। तो बैंक भी जो है, बैंक के फेलियर भी आपका यहाँ पर जो है प्राइमरी ट्रिगर पॉइंट रहता है, मेन रीजन रहता है 1929 के क्राइसिस का। इसके अलावा एक जो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसकी तरफ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ध्यान नहीं गया और जो बाद में उन्होंने माना कि ये भी एक पॉइंट था कि जिसकी वजह से 1929 का जो क्राइसिस है वो आया है, और वो क्या था, वो था आपका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि उस समय पर 1929 के क्राइसिस के समय पर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो था वो नहीं था, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो एक ही प्रकार के एक जैसे आते थे, उनमें कोई वैरायटी जो है वो देखने को नहीं मिलती थी। उस वजह से भी आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई थी। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए कि सफेद जो है वो पैंट कुर्ता या कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट आप पहन रहे हैं, यानी कि जो भी है वो आपका सफेद ही कपड़ा है, तो आप सफेद पोशाक कितनी पहन लेंगे, दो पोशाक ले लेंगे, 3 पोशाक परचेज कर लेंगे, है ना। लेकिन अब क्योंकि आपकी जितने भी पोशाक है, ड्रेसेस हैं, वो आप देखते हैं कि जितने ज्यादा उसमें वैरायटी है, डिजाइन में, कलर में, ठीक है, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि एक ही कलर की क्या पता डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से आप 4-5 जो है वो पोशाक ले लेते हैं। तो आप जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपकी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान करना है कि वहां पर लैक ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन था, वो भी एक वजह जो है वहां पर मानी जाती है। अब आप देखें कि ग्रेट डिप्रेशन के अंदर क्या सेवेरिटी रही, क्या चीजें जो यूएस में पहले कभी हैपन नहीं हुई थी और इस दौरान हुई थी, जिसको आप 1929 का इतना स्वेयर, ठीक है ना, जिसको आप ग्रेट डिप्रेशन का नाम देने को मजबूर हो गए। ऐसा इसमें क्या था ना, ग्रेट डिप्रेशन जो है आपने इसको नाम दिया, तो इसमें ऐसा क्या था कि एक तो आपकी जो रियल जीडीपी है, आप देखिए 203 से 141 के ऊपर आ गई। तो आप इसको जो है यहां से देख सकते हैं, मैं इसको डेटा में यहां से दिखाना पसंद करूंगा। यहां आप देखिए इस डेटा में, ठीक है, देखिए यहां पर रियल जीएनपी को देखिए, ये देखिए 203 से कितना आ गया, 141, ठीक है, लगभग आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 60 लाख करोड़ रुपया, ठीक है ना, या मैं कहूं कि $60 बिलियन का जो गैप है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर आप जो है यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए, डबल डिजिट है ना, 25.2 हो गया है। ध्यान से देखेंगे 3.2 से 25.2, यानी कि हर 4 में से एक व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, हर 4 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। कंजप्शन देखिए कितना कम हो गया, 139 से 112 पे आकर के रुक गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको कहता हूं, इन्वेस्टमेंट देखिए इसमें तो बहुत ज्यादा जो है अंतर देखने को मिल रहा है, एकदम से 40 से गिर करके 5.3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका जो हिस्ट्री है, यूएस का हिस्ट्री, उसके अंदर कभी भी इतने ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने को नहीं मिले। तो रियल जीडीपी जो है वो $203.6 से कम होकर के 141.5 पे आ गई। ठीक है, डिफ्लेशन जो है आप देख रहे हैं 10 से 15% आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25% आप देख करके आए हैं। तो ये जो चीजें थी वो यूएस की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुई और अभी तक भी जो है ये चीजें आपको वहां देखने को नहीं मिलती। इस वजह से इन 3 सवेयर, ठीक है, डेटा की वजह से इस जो क्राइसिस को, 1929 के क्राइसिस को जो है आप ग्रेट डिप्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान करेंगे जब 1929 की सिचुएशन थी, जो ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन थी, उस समय
वहां की जो प्रेसिडेंट थे, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट होते हैं, वो हर्बर्ट हूवर थे, ठीक है ना। हर्बर्ट हूवर जो थे उस समय के वहां के प्रेसिडेंट थे। तो जब रिसेशन आया तो उन्होंने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने ये सोचा कि भाई जो भी इकोनॉमी होती है वो तो मार्केट फोर्सेस से चलती है। एडम स्मिथ के बोल के गए हैं, उन्होंने बुक में लिखा था 1776 में कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक एडजस्टेड हो जाएगी, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगी। जब वो सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी तो मैं क्यों क्या करूं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो कैपिटलिज्म पे थे और वो पूरी तरह से कैपिटलिज्म को अपना रहे थे। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म जो है वो ये कहता है कि आपका जो इकोनॉमी है उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। आपका जो अर्थव्यवस्था है उसमें लेजिज फेयर होना चाहिए, यानी कि पुट योर हैंड इन योर पॉकेट ना, ठीक है, कि आप अपने हाथों को जो है अपनी जेब में रखो। तो वही काम जो है हर्बर्ट हूवर ने अपने जेब में रखा बेचारे ने, उसने, क्योंकि उसने तो उस क्लासिकल इकोनॉमिक्स को जो कि एडम स्मिथ ने कहा था उसको अपना रखा था। तो उसको देखते हुए, और उससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं था, तो वो सभी जो है उसको ही फॉलो कर रहे थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेजिज फेयर होना चाहिए और इकोनॉमी जो है वो सेल्फ एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस समय इतनी सवेयर जो है वो ऐसे सिचुएशंस बन गई थी कि लोगों को सोचने पर मजबूर हो गया था। और वहां पर जो एक न्यूज़पेपर था उसके अंदर एक दौर था, जो लांगे एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने एक लेडी का फोटो जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इस लेडी का एक फोटो जो है वो पब्लिश किया। और इसकी आंखों को देख करके, इनकी दयनीय दशा को देख करके जो रॉबर्ट हूवर है, ठीक है, उन्होंने सोचने पर, वो जो है उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये इतना पॉपुलर हुआ था ये फोटो कि इसने दिखाया कि डिप्रेशन की जो त्रासदी है वो कितनी भयानक है, डिप्रेशन का जो अर्थव्यवस्था में जो माहौल है वो कितना भयानक है, कि ये लेडी जो है अपने 2 बच्चों को ठीक से, 3 बच्चे जो है आप देख पा रहे हैं, 2 बच्चे जो है वो साथ में खड़े हैं, एक जो है उनके गोद में है, ठीक है। तो इन 3 बच्चों को जो है वो कैसे लेकर के आगे आने वाले समय के बारे में सोच रही है। और उसकी दयनीय दशा को देख करके रॉबर्ट जो आपका हूवर है, ठीक है, उनको रियलाइज हुआ कि जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से डिप्रेशन में फंस चुकी है और ये अपने आप बाहर नहीं आ सकती है। इसलिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है केन्स जो है उनको बुलाया और केन्स ने जो है वो सोल्यूशन दिया। और उनकी बुक आई 1936 में, आपको पता है ना, जनरल थ्योरी, ठीक है, जनरल थ्योरी। और उन्होंने कहा कि आपका जो रिसेशन आया है, आपका जो ग्रेट डिप्रेशन आया है, वो जो ग्रेट डिप्रेशन है वो इफेक्टिव डिमांड गिरने की वजह से आया है। तो इफेक्टिव डिमांड का जो कंसेप्ट है आपको पता है कि वो माल्थस ने दिया था, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड का जो कंसेप्ट है वो माल्थस ने दिया था। इफेक्टिव डिमांड क्या कहता है, जहां पर सप्लाई अवेलेबल हो, ये आप ध्यान करेंगे, जहां पर सप्लाई अवेलेबल हो, यानी कि डिमांड और सप्लाई है तो डिमांड जो है वो इफेक्टिव डिमांड बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि केन जो है वो ये कह रहा है कि रिसेशन के समय इफेक्टिव डिमांड गिर गई थी, इस वजह से जो रिसेशन है वो आया। तो अब क्या करना है कि जो जिस वजह से गिरी थी उसी वजह को अगर आप ठीक करोगे, यानी कि अगर जड़ को ही आप ठीक कर दोगे, इफेक्टिव डिमांड को ही अगर आप वापिस से बढ़ा दोगे, तो आपका जो डिप्रेशन है उससे इकोनॉमी जो है वो निकल जाएगा, उससे जो है वो रिकवरी कर लेगा, ठीक है। तो यहां से जॉन मेनार्ड केन्स आए और उन्होंने कहा कि सम टाइम गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द इकोनॉमी, यानी कि कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो भी अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकती है, ठीक है। तो वो कैसे ठीक कर सकती है, तो केन्स ने क्या कहा, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे ही गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब गवर्नमेंट जो है वो रोड बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करेगी। तो जब ऐसे काम करेगी तो लोग जो है वहां पर काम करेंगे, यानी कि लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग जब एम्प्लॉय होंगे उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना, तो उनका इनकम बढ़ेगा। जब उनका इनकम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, तो वो डिमांड जो है, वो जो डिमांड है वो आपकी डिमांड बढ़ेगी। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी जो प्राइसेज हैं, क्योंकि प्राइसेज हैं वो बढ़ेंगे, जब आपके प्राइसेज बढ़ेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे, और जब आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा
वापिस से जो है लोगों की इनकम बढ़ेगी, वापिस से डिमांड बढ़ेगी, वापिस से प्राइस जो बढ़ेगा, वापिस से प्रॉफिट बढ़ेगा और वापिस से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और ये सर्कल जो है आपका चलता जाएगा। और ऐसे सर्कल चलते चलते आपकी जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन से निकल करके आपके रिकवरी मोड और फिर बूम की स्थिति में, यानी कि डिप्रेशन से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है आपके जो केंजियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिसमें केंज कहते हैं कि सम टाइम गवर्नमेंट कैन इंप्रूव द इकोनॉमी। ठीक है ना, कि कभी कभी जो है गवर्नमेंट का रोल जो है वो अहम हो जाता है इकोनॉमी को सही दिशा में लाने के लिए और सही जो है जगह पर लाने के लिए। ठीक है, तो इसी को आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, ठीक है ना, तो सेंट्रल बैंक को जो है वो मनी सप्लाई भी बढ़ाना पड़ता है। क्या कह रहा है ये, ध्यान से समझिएगा। अगर गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट कहां से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी? गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो उसको जो है वो बोरो करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको जो है वो बोरो करना पड़ेगा। अगर वो बोरो कर लेता है, बोरो का मतलब वो उधार ले लेता है, ये आप ध्यान कीजिएगा। ठीक है ना, अगर उसकी बोरोइंग ज्यादा हो गई तो हमने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी, लोगों की इनकम जो है वो बढ़ेगी। हमने कहा कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का कंजप्शन जो है वो बढ़ेगा, लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपने कहा कि प्राइस जो है वो बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगा, आपने कहा कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन यहां पर एक पेच है, वो क्या है कि अगर गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तो उसको जो है उधार लेना पड़ेगा, और अगर वो बैंक से पैसे ले लेती है, बैंकों से पैसा जो है वो इंटरनल अगर बोरविंग कर लेती है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लोग जो लोन लेकर के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो आपके मनी मार्केट से, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर लेगी, तो बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। तो लोन जो है, लोगों के लिए जो लोन होगा, वो लोन जो होगा वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे बैंक, तो कम लोन कर पाएंगे। जब कम लोन कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा। इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये आप ध्यान करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या कहता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये कहता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो जितना इनकम बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट से वापस से आप ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, यानी कि आपकी जो रियल जीएनपी है, देश की अर्थव्यवस्था है, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो रियल जीएनपी यानी कि आपका इनकम, ठीक है ना, तो वो कहता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से जितना इनकम बढ़ना चाहिए उतना इनकम नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर लेती है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोन करने के लिए पैसा कम रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, तो यहां आपको ये ध्यान करना है कि जब आप ये देखते हैं तो वहां पर आप ये देखते हैं कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना ना बढ़ करके कम बढ़ता है, क्योंकि बोरोइंग जो है लोन के तौर पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें गवर्नमेंट ने ज्यादा ले ली है, जिस वजह से लोन जो है वो कम कर पाएंगे, और कम लोन की वजह से जो आपका इनकम एक्चुअल में जितना बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़ करके उससे कम बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लोन लेने से, गवर्नमेंट के उधार लेने से, ठीक है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाता है। ठीक है, इसी को आप जो है वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, फिर 1933-34 में जब केन्स ने ये सोल्यूशन दिया, ठीक है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बहुत तेज गति से बढ़ाया। ठीक है ना, बहुत तेज गति से बढ़ाया। तो अब वापिस से आप यहां देखेंगे जहां पर हम जो है उसी पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखते हैं, देखिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, आप यहां देखिए, यहां तो लगभग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या था, जो हमने कहा यहां पे लिखा हुआ है, सेम था ना, सेम था। अब देखिए 26 से 27, 31, 30, 33, 35, 36, यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार आपका बढ़ रहा है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, देखिए आप यहां पर थे 5.3 पर थे, इन्वेस्टमेंट जो था आपका 5.3 पे था, वो बढ़ना शुरू हो गया 9.4, 16, 24, 29, 17, 27, 24, 33, यानी कि यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, 112 से 118, 125, 138, 143, 40, 43, 55 आपका जो कंजप्शन है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, आपकी जीएनपी आप देखिए यहाँ पर वापिस से आप 227 पर जो है वो पहुंच गए, यानी कि आपका जो रियल जीएनपी है वो भी बढ़ना शुरू हो गया।
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि 25 पर था वो जो है 14 पे आ गया, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका कम हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है, आपका कंजप्शन बढ़ा, आपकी रियल जीएनपी बढ़ी और आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो यहां से आप ये सारी चीज जो है वो देख पा रहे हैं कि ये आपका कहलाता है पार्ट 2। ठीक है ना, ये जो है आपका सेकंड पार्ट था और इसी को मैं जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्राफ था उससे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। ठीक है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पर आपने देखा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो होना शुरू हुआ, तो आप देखते हैं कि वापिस से आपकी जो जीएनपी है, रियल जीडीपी है और जो आपका मनी सप्लाई है, वो दोनों का दोनों जो है वापिस से बढ़ना शुरू हो गया और आपकी अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर डिप्रेशन में थी वो वहां से निकल करके जो है स्मूथली वर्क करने लग गई है। ठीक है, तो यहां से आपने ये चीजों को जो है वो देख ही लिया है। तो केन्स ने क्या कहा था? केन्स ने कहा था कि एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, लोगों को जो है वो सड़कें साफ करने का या गड्ढे खुदवाने का या सड़क बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, स्कूल बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, यानी कि लोगों को काम दे दिया। जैसे आप जो है वो देखते हैं कि लोगों को काम दिया जाता है, ठीक है, तो लोगों को जब काम दिया तो लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिला और दूसरा लोगों की इनकम बढ़ी। लोगों की जब इनकम बढ़ी तो देखिए यहाँ पर लोगों की इनकम बढ़ी, तो जो लोगों की इनकम बढ़ी तो कंजप्शन बढ़ा, कंजप्शन बढ़ा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आपकी इफेक्टिव डिमांड बढ़ गई और इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से उभरने लग गई और रिसेशन से बाहर जो है वो आने लगी। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है वो आप वहां पर पीछे देख सकते हैं और आपने वो सारी चीजें जो है वहां पर देखी। इसी को, ये जो आपने पीछे देखा कि आपका जो काम है, यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर करना है, जिसकी वजह से लोगों का इनकम जनरेट हुआ, लोगों की कंजप्शन बढ़ी, कंजप्शन बढ़ने से डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने से जो है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ करके आप जो है वो एक रिसेशन या डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ गए। इस प्रोसेस को, इस इंटायर प्रोसेस को आप कहते हैं पंप प्राइमिंग। ठीक है ना, तो इसी को आप जो है वो पंप प्राइमिंग का कंसेप्ट जो है वो कहते हैं। तो व्हाट इज पंप प्राइमिंग? तो आप कहते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी का जो एक रिसेशन की जो सिचुएशन है, डिप्रेशन की जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाती है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है आपके गिर जाते हैं। जैसा आपने देखा था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो कम हो गए, तब गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर करती है ताकि लोगों की इनकम जो है वो जनरेट हो सके और वापिस से जो डिमांड है वो आपकी बढ़ सके। और साथ में मनी सप्लाई बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, तो जितना पैसा गवर्नमेंट ने बोरो किया है बैंकों से उतना ही मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, तो अब बैंकों के पास में पैसा वापिस से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही बैंकों के पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो अब वो ज्यादा लोन जो है लोगों को कर पाएंगे। जब वो ज्यादा लोन कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट हो पाएगा और उस वजह से जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होना चाहिए था, वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो हमारा, उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से जितनी इनकम बढ़नी चाहिए अब उतनी इनकम जो है हमारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने साथ में जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ा दिया है। तो मनी सप्लाई को जब हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वापिस से हमारा कम हो जाएगा और इंड्यूज इन्वेस्टमेंट जो है हमारा बढ़ जाएगा। कैसे? मैं आपको वापिस से बता देता हूं। देखिए, ये आपकी मनी डिमांड है, ठीक है, ये आपका M/P मनी सप्लाई है। पिछली बार हमने यहां किया था, है ना, इधर पीछे की तरफ शिफ्ट किया था, यानी कि हमने कहा था कि मनी सप्लाई को कम कर दिया है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप इधर की तरफ करेंगे क्योंकि मनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं हम, मनी सप्लाई को हम जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे M/P, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंड्यूज इन्वेस्टमेंट में जो है वो नेगेटिव रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या हुआ कि लोगों की इनकम जो है वो बढ़ गई। तो धीरे धीरे आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो बाहर आ गई आपके डिप्रेशन से। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि पंप प्राइमिंग से कैसे एक इकोनॉमी जो है वो बाहर आ जाती है। तो अब आपका जो क्वेश्चन था, शुरुआत में मैंने कहा कि जब कोविड-19 आया भारत के अंदर, ठीक है, तो कंजप्शन जो था, प्राइवेट कंजप्शन वो आपका कम हो गया, इन्वेस्टमेंट जो था वो आपका कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर क्यों किया था, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाया था, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो आप अब इसको जो है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब भी इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस आते हैं, जब भी प्राइवेट कंजप्शन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है अर्थव्यवस्था में कम हो, तो गवर्नमेंट का रोल हो जाता है कि वो जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे
गवर्नमेंट में जो है वो पंप प्राइमिंग करे, इकोनॉमी में जो है वो पंप प्राइमिंग करे, जिससे जो आपकी इनकम है वो जनरेट हो, एग्रीगेट डिमांड बढ़े, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो है वापस से जो आपकी अर्थव्यवस्था जो रिसेशन में जा सकती है, जो ग्रेट डिप्रेशन में जा सकती है, उसको ग्रेट डिप्रेशन में जाने से बचाया जा सके और आप जो है अपनी इकोनॉमी को स्मूथली जो है वो रन कर सके। तो यही सेम सिचुएशन आप देख पा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में कोविड-19 के दौरान हुआ कि अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है आपका कम हुआ। जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और साथ में आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया मनी सप्लाई? ताकि क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो अब वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा और गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्राइवेट जो कंजप्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो है वापस से अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि केन्स ने कैसे 1929 के क्राइसिस को जो है वो सोल्व किया और उसने बताया कि हर समय जो आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है, जो आपके क्लासिकल जो थॉट हैं, क्लासिकल जो आपका एक विचारधारा है वो कहती है कि गवर्नमेंट जो है उसको अर्थव्यवस्था में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नो इंटरवेंशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट का रोल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, कभी कभी जब आपकी जो इकोनॉमी है वो अपनी लाइन से हट जाती है या तो जब वो डिप्रेशन की ओर चली जाती है, रिसेशन की ओर जाने लगती है, तो गवर्नमेंट का वहाँ पर रोल जो है वो अहम हो जाता है और गवर्नमेंट को उस रोल को जो है बाकायदा निभाना चाहिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके वापिस से अपनी अर्थव्यवस्था को जो है वो सही ट्रैक पर ला सकती है, ठीक है। तो ये इंटायर जो है वो थ्योरी है आपकी, जहां पर आप जो है पढ़ रहे हैं आपके अपने चैनल, यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। धन्यवाद। ये आज की हमारी टोटल क्लास थी।